वर्णों के अतिरिक्त कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका ना तो स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में। ये वर्ण अपना अलग अर्थ भी रखते हैं। मतलब ये कह रहे हैं आयु गवाह का वो मतलब है इन सभी अतिरिक्त कुछ वर्ण ऐसे भी हैं इनमें कि जिनमें ना तो स्वरों में गिना जाता है ना ही व्यंजन में। ये वर्ण अपना अलग अर्थ भी रखते हैं और उच्चारित भी होते हैं। ये वर्ग जो वर्ण है, ठीक है, ये अपना अलग अर्थ रखते हैं और ये उच्चारित भी अलग होते हैं, ठीक है। इन व्यंजनों को आयु गवाह कहा जाता है। आयु गवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? आयु गवाह कहा जाता है इन वर्णों को, जैसे कि अं और तथा आयु गवाह है, ठीक है। जब अंग से अंगूर पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारी बिंदी लगती है ना ऊपर और पड़ांग खाली में दो बीच लगती हैं, तो ये क्या है? हमारी आयु गवाह है। अंग को अनुनासिक तथा अंग को विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये जो बिंदी आ के अनार के ऊपर लगती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं, और जो बीच जो बाद में लगती है उसे हम क्या कहते हैं? विर्ग कहा जाता है। अब हम इसे सही से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं अनुस्वार, मतलब अंग के बारे में बताया था ना मैंने आपको। अनुस्वार ये ध्वनि जिसका उच्चारण केवल नाक से होता है। ये वो अनुस्वार, ये वह ध्वनि है जिनका उच्चारण केवल हम किससे करते हैं? ठीक है, ये रहे अनुस्वार वे ध्वनि जिसका उच्चारण केवल नाक से होता है, ठीक है, अनुस्वार कहलाती है। इसे नासिक भी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों को देखो, मतलब इन शब्दों को देखो जिन्हें हम नाक से प्रयोग करते हैं। हंस, कंस, कंधा, खंबा, अंधा, तो ये हमारे किससे प्रयोग हो रहा है? उच्चारण में केवल नाक से होता है। और ये हम क्या है? हमारी अनुस्वार कहलाती हैं, ठीक है। इसे हम नासिक भी कहते हैं अनुस्वार को। क्या समझ में आ गया? इन शब्दों में क्रमश हे का, खा का और हा के ऊपर बिंदु लगाया गया है। इस बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है। इन शब्दों को मतलब कह रहे हैं कि इन शब्दों का प्रयोग जो होता है उनके ऊपर क, ख, जैसे कि खंदा, खंबा, इनके ऊपर हमने बिंदी का प्रयोग करा है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहा जाता है। समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक। इसमें स्वरों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। अनुनासिक वे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें मुख और नाक से दोनों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों को देखो, जैसे चांद, आंख, सांप, दांत, हंस, ठीक है। इसका प्रयोग हम किसके द्वारा कर रहे हैं? उच्चारण किसके द्वारा कर रहे हैं हम इसका? नाक और मुख के द्वारा। तो ये क्या है? हमारी अनुनासिक, ठीक है। इन शब्दों में चंद्र बिंदु लगाया गया है। इसे ही अनुनासिक कहा जाता है। इन शब्दों को हमने इस शब्दों में क्या लगाया? हमने चंद्र बिंदु लगाया है, और इसे ही क्या कहते हैं हम? अनुनासिक कहा जाता है। किसे? चंद्र बिंदु को, ठीक है। समझ में आ गया आपको? जिनका उच्चारण करते समय नाक और मुंह से कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? अनुनासिक। अब हम पढ़ते हैं विसर्ग। हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं उनमें कुछ शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण है हे के समान होता है, जैसे प्र, शे, सने, पुन आदि, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं विसर्ग वे है। विसर्ग हिंदी भाषा का वो शब्द है, शब्द संस्कृत भाषा से आया है। हिंदी भाषा का जो शब्द है जो संस्कृत भाषा से आया है, उनमें कुछ शब्दों में हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं, इनका उच्चारण हम किसके द्वारा करते हैं? हे के समान होता है, जैसे आपको मैंने बता दिया, ये लिखे हुए, ठीक है। आपको समझ में आ गया वर्ण विचार क्या होते हैं? चैप्टर आपका ये फिनिश हो गया। समझ में आ गया विसर्ग, अनुनासिक, अनुस्वार, आयु गवाह, वर्ण विचार आपको पूरी तरह से समझ में आ गया ना कि वर्ण विचार क्या है। अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कि कितना सीखा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। व्यंजनों की संख्या है 35। व्यंजनों की संख्या 35 है। ओके, आपको समझिए व्यंजनों की संख्या 35 है। अहस्त व्यंजन की संख्या 4 है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। समझ में आ गया आपको? दीर्घ स्वर की संख्या, व्यंजनों की संख्या आपको पता चल गई कितनी थी? 35। अहस्त व्यंजन की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की 7 है। तो पता चल गया था आपको दीर्घ स्वर क्या है, ठीक है। दीर्घ स्वर 7 है, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन आपको पता है कितने थे? 4, ठीक है। और विसर्ग का चिन्ह है हे। इसकी क्या चिन्ह है इसका? हे, हलंत कहते हैं, ठीक है, चिन्ह इसका। अब हम पढ़ते हैं निम्न मात्राओं को लगाकर 2 शब्द लिखो। मतलब निम्न मतलब होता है मात्राओं को लगाकर हमें 2 शब्द बनाने आके, जैसे कि आम, काल, ठीक है। तो ये क्या हो गए? 2 मात्रा लग गई, जैसे कि नील, निब, किल, ठीक है, निब, किल,
तो ये हमारे दो शब्द बन गए। ऊ से ऊंट, जैसे कि ये रहा, नूर का नूर, शूल। समझ में आ गया? ऐसे आपको दो शब्द बनाने हैं, ऐसे यहाँ पर जैसे नूर, शूल, और ऐसे बहुत सारे शब्द वर्ड आएंगे जो आप बना सकते हो। ठीक है, ए के भी आपको बताए थे, ठीक है, और ओ के भी। आपको ऐसे ये सारे दो शब्द बनाने हैं, इसमें बने हुए दिखाए रहे हैं। ए के भी नेक, जेब, नैन, बेर, और ऐसे बहुत सारे शब्द है, नौका। ठीक है, ऐसे बहुत से शब्द जो आप आराम से बना सकते हो। नौका, झोंका, ठीक है, नैन, रैन, ये हमारे शब्द है। तो अब दो दो शब्द बता दिए मैंने आपको इनके, ये आपको करने हैं। समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं निम्नलिखित के 4 उदाहरण लिखो। मतलब इनके हमें 4 उदाहरण लिखने। संयुक्त व्यंजन के उदाहरण पता है आपको क्या है? और द्वित्व व्यंजन के उदाहरण आप सबको पता है, जो शब्द मिलकर बनते हैं, जैसे चम्मच। संयुक्त व्यंजन आपको पता है ना कैसे होते हैं? जो शब्द मिल कर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। मतलब जो जैसे कि संयुक्त व्यंजन आपको बताया था मैंने, जो निर्माण व्यंजनों के, जैसे आपको बताया था मैंने पीछे, जिन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजन से मेल से होता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इन संयुक्त व्यंजन के उदाहरण आप कैसे सकते हो? देखो, जैसे कि 4। अब मेल कैसे करना है आप लोगों को? कक्ष, जैसे कि संयुक्त, जैसे कि ले लीजिए कक्षा, रक्षा, क्षमा। ठीक है, ये ऐसे हमारे ये बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि आपको इसमें भी दे रखा है, ये हमारे संयुक्त शब्द होते हैं। ठीक है, ये हमारे उदाहरण देने थे हमें। अब द्वैत्व व्यंजन आप सबको पता है, द्वित्व व्यंजन के 4 उदाहरण कैसे होंगे? चम्मच, ये द्वैत्व व्यंजन आप सबको पता है सबको, जो शब्द अपने ध्वनि से मिलकर शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्वैत्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि च और माँ मिल गए, तो ये ध्वनि है ना, दोनों ध्वनि आपस में मेल हो गई, तो क्या मिल गया? च, चम्मच, पक्का, खट्टा, खट्टा, छत्ता। तो ये कौन से हो गए हमारे? द्वैत्व व्यंजन। ये उदाहरण। अनुस्वार के उदाहरण मैंने आपको समझाए थे, हंस, खंस, कंधा, पंखा। ठीक है, ये जो हमारे ऊपर बिंदु लगती है, आके, काके, ठीक है, ये हमारे अनुस्वार होते हैं। अनुनासिक का भी मतलब मैंने आपको बताया था। ये रहे, देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये देख लिए। अनुनासिक का मतलब, इन स्वरों का उच्चारण हम नाक और मुंह से करते हैं। ठीक है, अनुनासिक का इनका सांप, जो हमें ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, सांप, नाक, सांप, ठीक है, खंबा, ये अनुस्वार, ये सांप अनुनासिक है। ठीक है, इसे आपको ये सारे वर्ड निकालने हैं, सारे करने हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को छाट कर लिखे। ये आप बताइए, देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ। अब हमें इसमें ह्रस्व स्वर निकालने हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिए ह्रस्व स्वर कौन सा है, ये आप खुद करना। अब बहुत आसान है ये क्वेश्चन, आप खुद करना है क्लास। ठीक है, इतना सा तो आप कर ही सकते हो। आखिर में थर्ड क्लास है हमारी। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन 4th खुद करोगे। ठीक है, अब आगे के मैं आपको और बता दूंगी, ये आप खुद करना। ठीक है, करना जरूर है। इसमें दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर के आपको छाट कर यहाँ लिखना है। ओके। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? सबको पता है वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उसे कहते हैं, समझ में आ गया? वर्ण किसे कहते हैं? जो बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियां होती हैं, वो हमारी लिखित रूप से क्या कहती हैं? वर्ण कहलाती हैं। ठीक है, वर्ण होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही समझाया था शुरू में। ठीक है, वर्ण की परिभाषा लिखो, वर्णमाला की परिभाषा लिखो। पता है आपको वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो क्या है? परिभाषा लिखनी है हमें इसकी, वर्णमाला की। ओके, वर्णों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और ये भाषा की, आपको पता है वर्णमाला की, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और ये भाषा की प्रयुक्त होने वाले क्रमबद्ध समूह होती हैं। ठीक है, वर्णमाला की परिभाषा। ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं? ये आप सबको पता है। स्वर के 2 भेद होते हैं, एक दीर्घ स्वर, एक ह्रस्व स्वर। पता चल गया? व्यंजन के भेद के विषयों में लिखिए। व्यंजन के भेद आपको पता है सबको? देखिए क्लास, इसमें क्वेश्चन क्या दिया रखा है? नेक्स्ट, व्यंजन के भेद के विषयों में लिखो। आप सबको पता है व्यंजन के भेद 3 होते हैं। ठीक है, एक स्पर्श व्यंजन, एक हस्ती व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन। आप इस सबको पता है कि स्पर्श व्यंजन में जो हम बोलते समय जो हमारी जीभ और मुख होती है वो आपस में
स्पर्श करके छू लेती हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अहस्त व्यंजन उसे कहते हैं हम। और ठीक है, आपको पता चल गया स्पर्श व्यंजन। इसमें भेद के बारे में विषय लिखना है, ठीक है, तो व्यंजनों के भेद के विषय में लिखो। तो आपको पता चल गया स्पर्श व्यंजन जो समय उच्चारण करते समय जो हमारे जीभ और मुख से, ठीक है, उच्चारण करते समय जो शब्द, जो हमारे शब्द होते हैं जिसका हम उच्चारण करते हैं, वो स्पर्श व्यंजन में वो हमारे जीभ और मुख से स्पर्श करती है, स्पर्श करना छू लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और दूसरा है हमारा अहस्त व्यंजन, मतलब कि जो उच्चारण करते समय हमारे जो भीतरी, जो हमारे उच्चारण करते समय जीभ और मुख के जो भीतरी होते हैं, वो भीतरी जो वो तो जो भीतरी भाग होता है उसको पूरी तरह से वो स्पर्श नहीं कर पाती, इसे क्या कहते हैं हम, इस पर अहस्त व्यंजन कहते हैं। जो उच्चारण करते समय भीतरी भाग को पूरी तरह से नहीं छू पाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो पता चल गया आपको व्यंजन के भेद के विषय में लिखो। तीसरा था हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब है, ठीक है, जो हम बोलते समय, हमारी जो उच्चारण करते समय जो हमारे ध्वनि निकलती है, गर्म वायु जो निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और वो जो निकलते हुए प्रतीक होता है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारे व्यंजन के भेद के विषय थे, ठीक है। व्यंजन के भेद 3 है, सबको पता है आप लोगों को, ये भेद के विषय थे, आपको पता चल गया। अभी आपको खुद लिखना है, ठीक है। अहस्त व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि अहस्त व्यंजन किसे कहते हैं। अहस्त व्यंजन उसे कहते हैं जो, पता चल गया आपको, अहस्त व्यंजन किसे कहा जाता है। अहस्त व्यंजन उसे कहते हैं जिनका, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ और मुख को भीतरी भाग पूरी तरह स्पर्श नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, अहस्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। समझ में अब पढ़ते हैं हम स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, लिखो। मतलब हमारे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से व्यंजन है जो हम लिखते हैं, ओके। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, लिखो। ये आपको पता है स्पर्श व्यंजन क्या कहते हैं, जो ये आप सबको पता है कि स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन जो वो है जिनका, वे व्यंजन जिनका हम, जो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हम जीभ और मुख का जो भाग है, भीतरी भाग, वो पूरी तरह से स्पर्श हो जाता है, मतलब छू लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। इसमें पूछा है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से, आप सबको पता है स्पर्श व्यंजन कौन कौन से। देखिए हम पेज पलटते हैं, देखिए स्पर्श व्यंजन कहाँ है हमारे स्पर्श व्यंजन, ये रहे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और ये हमारे स्पर्श व्यंजन है, ये रहे कर्व, ये हमारे वर्ग हैं, ठीक है। और इनके नाम है कंठीय, तलव्य, मधुनीय, दंतीय और औष्ठीय, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है हमारे, जिन्हें इन व्यंजनों को निम्नलिखित वर्ग 5 भागों में बांटा गया है। ये बता रहे थे ना क्वेश्चन में कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, लिखो। अब आपको पता चल गया तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ओके। और ये 4 क्वेश्चन आपको खुद करना है क्लास, ठीक है। और समझ में आ गया आपको पूरी तरह से। अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आया तो आप इसे दोबारा प्ले करके देखिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, और अच्छे से पढ़िए, ध्यान से बुक फिल करिए आज की डेट में और कॉपी में उतारिए, आज की डेट लिखिए, और जब आप स्कूल खुलेंगे आपको स्कूल में ये चेक कराई जाएंगी, ओके, ठीक है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और चैप्टर को पढ़ते रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा प्ले करिए, फिर पढ़िए, फिर समझिए, पर बहुत आसान चैप्टर अच्छे से समझाया गया, आप क्लास बहुत ध्यान से पढ़ना, ओके। आज के लिए बस इतना ही, ओके, ठीक है क्लास, बाय।